तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों लगभग 100 MCQs करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही हों। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज़ द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट। ये मैनेजर की योग्यता है कि कोऑर्डिनेट करे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और देखे ऑर्गेनाइजेशन को एक टोटलिटी फॉर्म में और समझे इंटरडिपेंडेंस इंडिविजुअल पार्ट्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैनेजरियल स्किल कौन सी है दोस्तों, तो नाम बताना है तो ये है कंसेप्चुअल स्किल। फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि अभी टाइम भी कम रह गया हमारे पास। एग्ज़ाम 7-8 अगस्त को है TGT का और 17-18 को PGT का है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कॉमर्स के एग्जाम्स में अभी हाल ही में पूछे गए थे, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। यानी कि इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है यानी ग्रीन कलर में जो दे रखा है वो कहीं ना कहीं राइट आंसर है और कहीं ना कहीं फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। यानी कि ए प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। तो क्या प्रोप्राइटर को नॉलेज होती है दोस्तों, स्किल्स होती हैं उसमें इतनी डेवलप कि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग वाली फील्ड्स में भी, सब फील्ड्स में अच्छे से नॉलेज और स्किल्स रखता है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये फॉल्स है दोस्तों। यानी कि जो पहला वाला, सेकंड और फोर्थ है वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू था। यानी कि सोल प्रोप्राइटर अकेला मोनार्च होता है बिजनेस का, जो अकेला मालिक होता है। प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकता है बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए। और फोर्थ क्या है, प्रोप्राइटर बाउंड नहीं होता है अकाउंट्स को पब्लिश करने के लिए और पब्लिक के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड था वो फॉल्स था, अनट्रू था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द यूनिक रोल ऑफ IDBI। IDBI का कौन सा अलग रोल है जो उसको अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है अदर डेवलपमेंट बैंक से। सो इसमें फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोस्तों, एज वेल एज रीफाइनेंस कराता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन ग्रांट वगैरह करके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ ए पार्टिकुलर पार्टनर, यदि कोई पार्टिकुलर पार्टनर फर्म का रिप्रेजेंट करता है दूसरे बंदे को जो फर्म से रिलेटेड है ही नहीं, जिसका फर्म से कोई नाता रिश्ता है ही नहीं, और कहीं ना कहीं दिखाता है उसको कि ऐसा वो पार्टनर है, एज ए पार्टनर है, और वो बंदा भी कहीं ना कहीं एग्री कर जाता है, डिस्क्लेम नहीं करता है पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को, इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, जबकि जानता है वो कि पार्टनर नहीं है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी ऑप्शन जो इसमें पहला है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों अनट्रू है, फॉल्स है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस था वो 1995 में आया था, बिल्कुल ये भी सही है। वर्ल्ड जो गेट था यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और WTO बना दिया गया था, तो ये भी सही है दोस्तों। द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, ये भी सही है। कहीं ना कहीं ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, पर जो अनट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो है थर्ड, यानी उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड पे तो है पर लुसाने में नहीं है। तो ये ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट। तो दोस्तों इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, डज नॉट इन्फ्लुएंस पूछा तो इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी इसमें दोस्तों सही है ऑप्शन। जबकि गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी और द एरिया ऑफ ऑपरेशन इन द बिजनेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। Question 7, dash consisting of buying and selling commodities or securities or other property in the hope of a profit from anticipated change of value। ऐसे ऑप्शन इसमें क्या, एज ए ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन इसमें है आंसर स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी। तो स्पेकुलेशन कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंज ऑफ वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन 8, द कंपोजिशन ऑफ द टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्टली ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स भी होते हैं विद फिक्स चार्ज एंड पार्टली, और कुछ हिस्सा जो है ओनरशिप फंड्स का भी होता है, इक्विटी वगैरह का भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी इक्विटी वाला पार्ट भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर वाला भी आ गया, डेप्ट वाला भी आ गया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें आंसर। नाउ क्वेश्चन नाइन्थ में यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है और रिलेटेड है मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस से। तो आपको मैचिंग करनी है दोस्तों, तो मैचिंग आप जब करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्या है, फोर्थ का ए है, यानी कि दोस्तों फोर्थ का ए जो है वो थर्ड से मैच होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल किससे मैच है, ये मैच होनी चाहिए पब्लिक डिपॉजिट से, फैक्टोरिंग से और दोस्तों डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से। जबकि मीडियम टर्म कैपिटल जो है बी वाला पार्ट है वो किससे मैच किया जाएगा, क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक से और पब्लिक डिपॉजिट से। और लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल जो है वो किससे, यहाँ पर दो ऑप्शंस है, पहला इशू ऑफ इक्विटी शेयर से और चौथा यानी कि फैक्टोरिंग से। व्हाट डज द टर्म अंडरराइटिंग मीन, अंडरराइटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन सही है कि फोर्थ कि अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर्स इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिकेट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब काफ़ी ना हो, एडिकेट ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस। दोस्तों जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाने हैं टाइम के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा ऐसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे क्वेश्चंस को। तो व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री, जब गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं एक कंट्री से और एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री को, ऐसे ट्रेड को क्या कहा जाता है, ऐसे ट्रेड को कहा जाता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन थर्ड इसमें बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो यूएसए एक लीडिंग मार्केट है इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी, ये किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, हेनरी फोर्ड की है ये। Question 15. This is a document which is issued by the masters of the ship or the ship owner or an agent stating that the goods mentioned in it have been taken on board the ship for transportation purpose के लिए as per terms और condition specified होंगी उसमें। It also serves as a contract of affreightment and as a document of title to the goods, ठीक है, जो कि मालिक को दिया जाता है टाइटल गुड्स का, ठीक है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज, ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा जिसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा, तो बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं इसको। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द आरबीआई कम, तो आरबीआई कौन से कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है, तो स्टैच्यूटरी कंपनी इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, इसलिए पता होना चाहिए। तो पार्टनरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो सहमत होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस के, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा बिजनेस फर्म पार्टनरशिप चलाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म, या किसी एक के द्वारा चलाई जाती है जो कि एक्टिंग करता है सभी के लिए, or any one of them acting for all. The principle of esprit de corps, union is strength, was listed by, तो हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स थे, उसमें से ये एक है स्पिरिट डी कॉर्प्स, तो सेकंड हेनरी फॉयल बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटी दो तरीके से बांटी जाती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो एक डॉक्टर वर्क कर रहा है, ये प्रोफेशनल है, टीचर भी प्रोफेशनल डिग्री है, ये टीचर वर्किंग इन स्कूल, ठीक है, प्रोफेशन में आ जाता कहीं ना कहीं। एक फार्मर वर्किंग कर रहा है फील्ड में फॉर इज ओन कंजम्पशन के लिए, और डोमेस्टिक वर्क कर रही है हाउसवाइफ, तो जो डोमेस्टिक वर्क कर रही है ना हाउसवाइफ, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है देश के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल नेचर की नहीं है एक्टिविटी ये दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कब आया था, 1950 में आया था, तो इसका दोस्तों प्रिंसिपल गोल नहीं है। तो टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, टू स्टेब्लिश ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सब गोल्स हैं, प्रिंसिपल गोल्स हैं कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो दिए गए थे भारत में, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सो एज टू अचीव हायर लेवल ऑफ नेशनल एज पर कैपिटा इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। एक ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्ट, जो शो करती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, वो उसे क्या कहते हैं, उस ग्राफ को कहा जाता है ऑगिव, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेंट्रल बैंक, दोस्तों द सेंट्रल बैंक ऑफ अ मैनेजर इज टू गेट वर्क डन विद द कॉपरेशन ऑफ पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर हिम एंड अडॉप्ट द नेसेसरी टेक्निक्स टू इंस्पायर। देखो मोटिवेशन का कहाँ से पता चल रहा है, किस लाइन से, टू इंस्पायर पीपल, यहाँ से पता चल रहा है कि टू इंस्पायर पीपल टू कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट्स, यहीं से पता चल गया आपको कि ये मोटिवेशन है दोस्तों। नेक्स्ट, dash which was originally used to measure the distribution of wealth and income is now also used to study the distribution of profits, wages and turnover, etc. It is a graphic method of studying dispersion. It is a double cumulative percentage graph used in determining the extent of inequalities of items. तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा लॉरेंस कर्व, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही है, उनके द्वारा दी गई थी ये डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज़ अ पॉलिसी, पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, यानी कि जनरल स्टेटमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है जो कि गाइड करती है, दिशा दिखाने का काम करती है और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग में। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना है कोऑर्डिनेशन के बारे में जो दिया है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशंस एट द सेम इन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन नहीं कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यानी ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है कोऑर्डिनेशन के बारे में, जबकि बाकी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही है कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है यूनिटी ऑफ एक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़ों को सुलझाने में, पर्सनल गोल्स ऑफ पर्सन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, और द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, विच ऑफ दीज पर्सन्स कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें कौन से पर्सन्स फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, तो इसमें दोस्तों ABCDE सारे के सारे ही कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, यानी एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एक कंज्यूमर के द्वारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वन और मोर कंज्यूमर्स के द्वारा, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, वो भी फाइल कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है कंप्लेंट। Now, according to whom statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई थी बाउली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बाउली, यानी स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 years प्लान्स बेसिस वॉज फाउंड बाय द स्ट्रेटेजी पॉपुलर नोन एज नेहरू मेहलानोबिस स्ट्रेटेजी। नेहरू मेहलानोबिस दोनों ये दोस्त थे, तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि सेकंड प्लान, तो सेकंड प्लान में दिया गया था 5 year प्लान जो था उसमें सेकंड प्लान में दिया गया था वॉज फाउंड बाय द स्ट्रेटेजी पॉपुलरली, जिसको नेहरू मेहलानोबिस स्ट्रेटेजी भी जाना गया दोस्तों। A dash in relation to any goods means person who sells or distribute any goods for sale। तो एक ट्रेडर है, एक ट्रेडर इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल, जो सामान बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए सेलिएंट फीचर, इसमें से सेलिएंट फीचर नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो द हॉलमार्क ऑफ द एक्ट इज दैट इट हैज़ नॉट सेट ए टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो ये कहीं ना कहीं सेलिएंट फीचर नहीं है, जबकि बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो दिए गए हैं यहाँ पे वो सेलिएंट फीचर्स हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें दोस्तों कौन सा है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ where the foreign party does not seek control over the investment, foreign party का कोई investment पे control नहीं रहता। which of the following terms refers to the number of individuals a manager can effectively supervise। तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों span of control। span of control का मतलब है कि number of individuals a manager can effectively supervise। what is a bank rate, बैंक रेट क्या है, तो the rate of interest charged by the RBI, बैंक रेट है कि जो रेट चार्ज किया जाता है RBI के द्वारा, और कैसे लोन देती है ना, लोन आरबीआई क्या करता है, लोन देने का काम करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगा और उस पर जो रेट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसी को कहते हैं बैंक रेट।
Question number 15. A document issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government for meeting its temporary deficits and financing the expenditure is known as, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। यानी ये ट्रेजरी बिल कहलाता है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ, किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, फॉर मीटिंग इट्स टेम्पररी डेफिसिट्स, लॉसेज एंड फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना कहलाता है कहीं ना कहीं ट्रेजरी बिल यानी टी बिल। In order to protect consumers from unscrupulous and unethical practices by business people, the Indian government from time to time has enacted different laws. Which one of the following acts does not come under the list? तो ये है द स्टैंडिंग ऑफ परचेजिंग एंड मीजर्स एक्ट 1956। तो यहाँ परचेजिंग का मतलब वेट से ही मतलब है कि द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मीजर्स एक्ट जो था 1956 का। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा? तो इसमें से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने वाला मेथड कौन सा है? तो तीनों ही हैं, पर्सनल इंटरव्यूइंग भी आ जाता है, शेड्यूल भी आ जाता है और थ्रो लोकल रिपोर्ट्स एंड करस्पॉन्डेंट्स भी आ जाता है। यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969? ऑब्जेक्टिव क्या है एमआरटीपी एक्ट 1969 का दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हैं, यानी नो पॉलिसीज़ भी ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट, ये भी सही है, और टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रोकना रिस्ट्रिक्टिव और अनफेयर जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना, विच आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन तीनों इसमें सही हो जाएंगे। एमआरटीपी एक्ट कब आया था? 1969 में। नाउ द चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो द ओनली पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन इज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है वो गलत है, जबकि ऊपर के तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं। Now question 20, according to the section 2 subsection 1D of the Consumer Protection Act 1986, the term consumer is defined as, consumer को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। एक पर्सन जो खरीदता है गुड्स कंसिडरेशन के लिए, वो भी सही है, और एक पर्सन हु हायर्स द अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, सो ये भी इसमें कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। दोनों सही हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन डी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के बारे में जो दिया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ब्यूरोक्रेसी भी सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी सही है और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी सही है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड के बारे में। Question number 2, if good growing conditions increased the supply of coconut and hot weather increases the demand for coconut water, the quantity of coconut bought तो इंक्रीज एंड द प्राइस, कोकोनट जो की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, एंड द प्राइस माइट राइज, प्राइस भी इसके बढ़ेंगे, फॉल भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं, और नॉट चेंज भी नहीं हो सकते। तो इसमें इंक्रीजेज एंड द प्राइस माइट राइज, शायद प्राइस राइज भी हो जाए और फॉल हो या चेंज ना हो। Question number 3, inside trading refers to trading in the script of a company by persons having access to unpublished price sensitive information to make private gains or reduce losses। तो इसमें ऑप्शन जो है वो तीसरा दोस्तों सही है, इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि अंदर ही अंदर ट्रेडिंग कर ली जाए और आप दूसरे जो पब्लिक है उनको बाद में पता चले, तो इस तरीके की ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। ये इलीगल एक्टिविटी होती है दोस्तों। Question number 4, dash is defined as the change in total cost as a result of change in the level of output, investment etc। तो ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफाइन किया गया है एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द असर्शन एंड द रीजनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए पढ़ लेते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मनी मार्केट में, और इन अप्रैल 1988 इट सेट अप द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसको DFHI कहा जाता है, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया। तो इसमें दोनों ही सही हैं, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है।
चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बिल्कुल सही है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी दोस्तों ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है दोस्तों, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है माय फ्रेंड्स। यानी ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट है और बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट हैं। यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर्स, ये भी सही है। ऑप्शन 2 भी सही है दोस्तों। और 3 वाला जो प्राइसिंग इज गवर्न्ड बाय नॉट ओनली द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी बट ऑल्सो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं प्राइसिंग के लिए। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, तो इसमें जो पहला और तीसरा है वो सही है, सोशल लर्निंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो दोस्तों गलत है, गलत ऑप्शन है। A strategy which is directed at producing goods and services considered unique in its industry and directed at consumers who are relatively price insensitive इज़ नोन एज, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डिफरेंटिएशन। यानी इसमें ऑप्शन 4 जो है वो सही है, ऐसी स्ट्रेटेजी कहलाती है डिफरेंटिएशन, जिसमें विच इज़ डायरेक्टली एट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड यूनिक इन इट्स इंडस्ट्री एंड डायरेक्टेड एट कंज्यूमर्स हु आर रिलेटिव प्राइस इंसेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू, तो इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट्स इशू, ये ऑप्शन तीनों इसका सही है। स्ट्रेटजी को डिफाइन करना है, तो स्ट्रेटजी क्या है? एक यूनिफाइड, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटीग्रेटेड प्लान है जो कि रिलेटेड है कैलकुलेटेड एडवांटेज ऑफ द फर्म से टू द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन दी गई है। व्हाट आर स्पेशलिटी गुड्स, तो ए क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद परसीव्ड यूनिक करेक्टरिस्टिक्स सच दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड स्पेशल एफर्ट्स टू बाय देम, तो ये ऑप्शन तीसरा वाला इसमें दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी सही है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन, तो इसमें तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएंगे। 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलिए आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। जय हिंद और